आजकल कोचिंग सेक्टर में शिक्षक के पेशे की सामाजिक स्वीकृति बढ़ गई है। बहुत सारे युवा अब आजकल इस पेशे में आने की इच्छा रखते हैं। क्या कारण है? पहले तो ऐसा नहीं था। बिहार को अगर हम एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट में देखें, एक ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए, एक जो आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से या कहीं से उसको वहाँ डाला जाए। श्रवण, मुझे बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे? May I come in, sir? कम इन। Good evening, sir. गुड इवनिंग। आइए श्रवण, बैठिए। Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार राय है। मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th दिल्ली से किया है, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से किया है। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की एज ए सीनियर इंजीनियर और वहाँ पे मैंने 6 साल काम किया। उसके बाद मैं जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब से। ठीक है, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा कि आपने जॉब छोड़ दिया 6 साल के बाद। सर क्या कारण थे जॉब छोड़ने के पीछे? क्या सोच थी? सर मेन तो मेरा जो मोटिवेशन था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, सबसे बड़ा कारण वही था। तो इतना विलम्ब क्यों किया? फिर तो आप ग्रेजुएट 2016 में ही हो गए थे ना? यस सर। आपने डिप्लोमा 2011 में पूरी कर ली थी? यस सर। तो 2011 में डिप्लोमा पूरी करके और फिर आपने 2016 में बीटेक पूरा किया। तो ये कैसे कैसे पढ़ाई की आपने? सर डिप्लोमा के बाद ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया करवाता है जो प्रोफेशनल्स के लिए है। तो मैंने डिप्लोमा के बाद जॉब ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, जॉब के साथ साथ जॉब किया? के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, तो 11 से लेके आप 17 तक नौकरी भी करते रहे, इसी बीच में आपने ग्रेजुएशन बीटेक भी अपना पूरा कर लिया? यस। तो ग्रेजुएशन पूरा होते ही आपको लगा कि अब प्रतिस्पर्धी एग्ज़ाम दे सकता हूँ मैं? यस सर। तो आपने छोड़ दिया। तो 2017 से अब लगातार प्रयासरत हैं? हाँ सर। और कितना नुकसान उठा चुके हैं? गणना करके बताइए तो कितना नुकसान उठा चुके हैं अभी तक पैसे में? 55,000 रुपया तनख्वाह थी आपकी महीने की, 10 महीने में 5.5 लाख, 12 महीने में 6.5 लाख से भी ज़्यादा। और ये आप नुकसान झेल रहे हैं 6 साल से। सर ये नुकसान नहीं है क्योंकि मैं इधर गेन करने आया हूँ। वो तो ठीक है, अगर गेन हो गया तब तो मान लेंगे कि क्षतिपूर्ति हो गई, लेकिन खुदा ना खास्ते अगर नहीं हो पाया तो तब भी मैं सर इसको लॉस नहीं मानूंगा, क्योंकि अब मैं जितना भी इस फील्ड में जितना गेन किया, जितना सीखा हूँ, उससे मैं शायद अगर ज्वाइन करूँगा, नहीं होता है तब भी। कहाँ ज्वाइन करेंगे अब? कुछ भी, अगर कोई भी प्रोफेशन जैसे टीचिंग का या अपने इस फील्ड में भी जाऊँगा तो मैं एक एम्पावर्ड सिटीजन की तरह मतलब रहूँगा। उसमें मैं ज़्यादा ग्रोथ, मेरी जो ग्रोथ जो रेट होगी अब वो ज़्यादा होगी पहले के मुकाबले। आजकल कोचिंग सेक्टर में शिक्षक के पेशे की सामाजिक स्वीकृति बढ़ गई है। बहुत सारे युवा अब आजकल इस पेशे में आने की इच्छा रखते हैं। क्या कारण है? पहले तो ऐसा नहीं था। कोचिंग इंडस्ट्रीज में सर, कोचिंग इंडस्ट्री में शिक्षक बनने की आकांक्षा आजकल इंजीनियर्स में बढ़ती जा रही है। बहुत सारे इंजीनियर अब शिक्षक बन रहे हैं। सर उसके है ना 2 कारण अभी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। एक तो सर कि जैसे शिक्षक बनना एक अपने आप में समाज में एक रिस्पेक्ट वाला जॉब है। ठीक है। और दूसरा सर कि अगर अपना ये नॉलेज है, अगर यूटिलाइज करके अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं जो बाकी फील्ड में नहीं है, तो वो एक दूसरा ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसमें आजकल पारिश्रमिक अच्छे मिलने लग गए हैं। पारिश्रमिक मतलब वेज अच्छा हो गया है पहले के मुकाबले? नहीं सर, पहले भी था। हाँ अब भी, हाँ बाकी प्रोफेशन से अच्छा है जो कि नॉर्मल। अच्छा, इंजीनियर्स की नौकरी का आकर्षण पहले के मुकाबले थोड़ा कम होता गया है। 2007-8 में आपको पता ही है कि पूरे दुनिया में एक व्यापक वित्तीय संकट और फिर एक आर्थिक संकट आ गया था, जिसको सब प्राइम संकट कहा गया शुरू में। बाद में अमेरिका ने इसको द ग्रेट रिसेशन कहा। 2007-8 से वो संकट आया तो मोटे तौर पर 10-11 तक भी बना रहा। फिर 2012 से धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई, लेकिन उसके कुछ न कुछ घाव अभी भी अर्थव्यवस्था में बने हुए विश्व स्तर पर।
वो जो झटका लगा था इंजीनियर्स को, जो नौकरियां गई थी बड़े स्तर पे, लगता है उसके वजह से इंजीनियर समुदाय ने सबक लिया, उसी की वजह से ट्रेंड में बदलाव दिखता है। सर उस टाइम मैंने भी कॉलेज ज्वाइन किया ही था इंजीनियरिंग के लिए, तो उस टाइम इस बात की चर्चा थी, तो मैं सहमत हूँ मैं आपसे इस बात से। लेकिन उसके बाद से रिकवरी बहुत तेज हुई है। हाँ, 12-13 से फिर रिकवरी आ गई थी। रिकवरी हो गई है। और फिर से लेकिन जब कोविड आया तो कोविड एक दूसरा मतलब शौक माना जाता है कि जिसमें मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे उसमें जो जॉब है वो चली गई लोगों की, या ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरियां भी चली गई। हाँ सर, विश्व स्तरीय नौकरियां, कंपनियों की नौकरियां। अब तो फेसबुक और ट्विटर की नौकरियों की कोई गारंटी नहीं कब तक है, कब चली जाएगी। इन्फोसिस और टीसीएस की नौकरियां भी चली जाती हैं। हाँ, अनसर्टेनिटी तो बढ़ी है। तो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी नौकरियों की अनसर्टेनिटी के चलते एक तरफ सरकारी नौकरियों का आकर्षण बढ़ गया है। हाँ सर, कह सकते हैं। और दूसरी तरफ कोचिंग सेक्टर में शिक्षक के पेशे में भी कई लोग आने लग गए। इसका ये बताया कि लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में, अगले 10 साल में मानव संसाधन के प्रबंधन की इंटरनल संगठन पर क्या असर पड़ेगा, मतलब अलग अलग सेक्टर में जो एलोकेशन होता है मानव संसाधन का, उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ सर, इससे क्या है कि जो जैसे अगर स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो उसमें युवाओं का जो युवाएं कम देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब एक तरह से नुकसान की बात होगी इकोनॉमी के लिए। और दूसरा सर कि जैसे युवा हैं अगर एक ही सेक्टर में रहेंगे तो बाकी जैसे मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए वही है कि जैसे अभी रिकवरी हमारा रिकवरी के लिए मोटिवेशन भी ज़रूरी है गवर्नमेंट को देना। तो वो गवर्नमेंट कर भी रही है। जैसे बिहार की बात करें तो उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसके तहत युवाओं को लोन दिया जा रहा है, मतलब ग्रांट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो स्किल अपना एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकें। ठीक है श्रवण सर। हाउ आर यू श्रवण? फाइन सर। फीलिंग गुड? यस सर। क्रिकेट लास्ट कब खेले थे? लास्ट सर आई प्लेड व्हेन इट वाज छठ पूजा रिसेंटली। ओके, कहाँ प्ले करते हो? सर प्लेग्राउंड, मतलब लोकल प्लेग्राउंड है हमारा उधर ही। ओके, तो ये हॉबी में है या इंटरेस्ट है? सर दोनों ही है, इंटरेस्ट भी है और हॉबी भी है। अंतर क्या होता है दोनों में? सर हॉबी ये है कि मिनिमम जब भी हमें टाइम मिलता है, मौका मिलता है, तो उसको परस्यू करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर खेलने का मौका मिला तो खेल लिए, अगर उसको जैसे मतलब हॉबी है हमारी, तो अगर देखने का है तो मूवी, अगर वो जैसे मैच चल रहा है तो मैं देखूंगा। आप क्या करते हैं क्रिकेट में, क्या खेलते हैं आप? सर वैसे तो ऑलराउंडर हूँ, पर मैं टुवर्ड्स बॉलिंग की तरफ जाऊंगा। किस तरह की बॉलिंग करते हैं? राइट आर्म मीडियम फास्ट। ओके, और मैचेस भी देखते हैं? यस सर। एशेज ट्रॉफी कोई होता है? यस सर। क्या है ये? सर ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट सीरीज है, जो कि 5 मैच की टेस्ट सीरीज होती है और ये खेली जाती है। नाम एशेज क्यों है? सर अगर हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड देखें तो जब ये मतलब ये राइवलरी को दिखाता है। एशेज का जब इंग्लैंड को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो उसमें मतलब ये नोमिन मतलब ओके, दैट्स गुड। एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, बस एक शॉर्ट आंसर बताइएगा। जो रेन क्लाउड होता है, ज्योग्राफी आपका बैकग्राउंड है, रेन क्लाउड जब होता है वो हम लोग ऊपर देखते हैं तो हम लोग को ब्लैक दिखता है, राइट। और जितना ज़्यादा ब्लैक होगा हम मानते हैं कि उतना ज़्यादा पानी है, बारिश ज़्यादा होगी। ये जो ब्लैक है इसके पीछे का व्हाट इज़ द केमिकल या कंपोजिशन या क्या है ये? सर जहाँ तक मैं मतलब सोच पा रहा हूँ कि ये जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उससे रिलेटेड है कि किस मतलब जो कलर के जो रेज को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, तो उससे हमें वो कलर ब्लैक दिखता है। तो अगर ज़्यादा ब्लैक है अगर तो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर जैसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं तो वो उसके अंदर ज़्यादा है। तो अभी सर इतना ही सोच पा। ओके, अगर बिहार में आपको इको टूरिज्म करानी हो तो आप कौन सा क्षेत्र इस्तेमाल करेंगे और क्यों? सर मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, दरभंगा जैसे, तो वहाँ पे सर मेन रिसोर्सेज है वाटर रिसोर्सेज। तो अगर मैं उस रिवर फ्रंट को या फिर रिवर जो फ्रंट है उसको अगर डेवलप करूं तो वहाँ पे
टूरिज्म का बहुत अच्छा, जैसे गंगा घाट का जो मॉडल है, अगर मैं कोसी घाट पे लगाऊं तो वो एक अच्छा मॉडल होगा। उससे वही इकोनॉमी भी बढ़ेगी और जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के प्रति किसी भी, वो भी कम होगा। बिहार को अगर हम एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट में देखें, एक ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए, एक जो आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से या कहीं से उसको वहाँ डाला जाए? सर गवर्नेंस ही मुझे लगता है कि होनी चाहिए। गवर्नेंस मॉडल जो है अगर वो अच्छे से अडॉप्ट करे तो। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ गवर्नेंस, ठीक है, आपने ओपन क्वेश्चन नहीं तो कुछ भी आप कह सकते हैं, दैट्स ओके। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा इन ज्योग्राफिकल टर्म्स में या एनवायरनमेंट में, तो विल इट ट्रिगर अ आइस एज? क्या ये आइस एज को जन्म देगा? सर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जैसे हमारा पूरा एनवायरनमेंट ही अफेक्ट करेगा। अभी तो वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है इंटरनल वार्मिंग हो रहा है, पर ओवरऑल क्या होगा कि जो सन रेज है वो कम आएंगी, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है आइस एज को ट्रिगर करे। दैट्स इट, थैंक यू सर। श्रवण, यस श्रवण मुझे बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर बहुत अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में कर सकते हैं, और प्लस में अगर कन्विक्शन होगा उस तीनों स्टेज में मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। या फिर जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल एरियाज, अगर मोव वहाँ पे अगर जमा हो रहे हैं तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक वो भी तरीका है सर। और कुछ इनोवेटिव जो आपके ध्यान में आता है? सर अभी तो इतना ही याद आ रहा है। आजकल साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गए हैं। यस सर। इसको डिटर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से? सर पॉलिसीज़ जैसे नेशनल साइबर पॉलिसी भी लेकर आए हैं, साइबर डोम जो केरला में लगाया गया है वो है, ठीक है। उसके अलावा जो अपने ये अभी डिफरेंट बिल्स लेकर आए हैं, जैसे कम्युनिकेशन बिल है, जब भी रिसेंटली एक्ट बना है। साइबर डोम की तर्ज पे बिहार में ऐसा कुछ करने का प्रयास हुआ है क्या? ये साइबर डोम? सर साइबर डोम एक तो ये एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, जिससे क्या होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं अपना। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यस सर। तो वो उससे आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो बेटर होता है, इसमें वल्नरेबिलिटी को कम करता है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज है। ऐसी कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो इसको अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बनाती हैं? सर एक दो रीजन है। एक तो पहला रीजन है कि जो मॉनसून, जो हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून है, उसकी जो हवा जाती है जिसकी वजह से रेनफॉल होता है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, तो उसमें वो पहले आता है। तो जो रेन बियरिंग जो विंड्स होती हैं, अगर वो पहले आएंगी तो उसको ज़्यादा रेन करेंगी वहाँ उस एरिया में। भारत के जो सदर्न स्टेट हैं वो रोटेटिंग मानसून से ज़्यादा बारिश प्राप्त करते हैं, करते कि नहीं करते? यस सर। क्यों? उसके सर एक तो वही साउथ वेस्ट जो मानसून होता है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाती। दूसरा है जो नॉर्थ ईस्ट क्या कहते हैं, जो अरेबियन सी वाली है, वो वेस्टर्न घाट के कारण जो एयर है वो वहाँ पे जा नहीं पाती। तो ये दो रीजन है ये सर। श्रवण मुझे बताइए कि स्टेट ऑफ क्लाइमेटिक रिपोर्ट 2023, स्टेट ऑफ क्लाइमेटिक रिपोर्ट 2023 ये हमें बताती है कि जो वैश्विक तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ा है। यस सर। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर हम देखें, बाहर और कई को छोड़ दें, तो कितना नुकसान जीडीपी में हमें लगता है कि हो सकता है? सर एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में पूरी हाँ, बिल्कुल। जैसे सर एग्रीकल्चर फील्ड में, तो एग्रीकल्चर फील्ड तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की वो कम होंगी, प्लस में जो डैमेज होगा पोस्ट हार्वेस्ट, तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है उसको जन्म देगी। बिल्कुल सर, पूरी पॉसिबिलिटी है कि फूड सिक्योरिटी उससे बचने के लिए हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट तैयार है? क्योंकि इस तरह की समस्याएं तो बहुत इनएविटेबल दिखती हैं। यस सर, अभी एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट याद नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जैसे COP28 है, COP मतलब जो क्लाइमेट समिट्स हो रहे हैं, हाँ,
वो इसी डायरेक्शन में है कि इस वाली समिट में देखा गया है कि ये जो हमारे जीवाश्म ईंधन निर्यातक देश हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है बहुत सार्थक और सकारात्मक नहीं रही। तो स्थिति अगर ऐसी ही रही तो फिर समस्याएं तो उत्पन्न होंगी। सर जीवाश्म ईंधन को जैसे अभी कहा कि फेज डाउन करने के लिए, हाँ, तो ये एक सकारात्मक माना जा सकता है। जो कंट्री है, हाँ हाँ, उनका क्या रुख है इस COP 28 में? कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। हाँ सर, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं तो वो तो चाहती है कि फेज डाउन हो, मतलब फेज आउट नहीं करना चाह रही है अभी, तो वो तो मतलब क्योंकि उनकी इकोनॉमी मेन तो उन पे डिपेंड करती है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि बिहार की विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? सर जहाँ तक डेटा याद आ रहा है, गेस कर रहा हूँ 11 है। 11 है? 11 है या 11% है? 11% है। अच्छा, प्रतिशत है। संख्या के हिसाब से? संख्या के हिसाब से बिहार में विमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? सॉरी सर, याद नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सुने आपने? यस सर। कितनी संख्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की बिहार में? तो जहाँ तक डेटा है मुझे ये पढ़ा था मैंने, लैक्स टोटल संख्या रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बिहार? सर एग्जैक्ट याद नहीं है पर लैक्स में बताएं। 1.5 या 2.5 1.25 लाख 10 लाख से अधिक है। अच्छा सॉरी सर, वही ठीक सर। श्रवण, बिहार में किस जिले की जनसंख्या सघनता सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सर कैमूर है सर। कितनी है? याद है कितना है जनसंख्या घनत्व कैमूर का? डेटा याद नहीं है सर। लगभग जैसे पूरे बिहार का औसतन घनत्व कितना है, उससे कैमूर कितना कम है? वही सर नेशनल एवरेज के आसपास है, जैसे 400-500 के आसपास है। 400-500 के बीच में है कहीं? सर याद ठीक है, 500 के थोड़ा नीचे है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? पटना का ही। पक्का? हाँ सर। शिवहर का नहीं है? ओ सॉरी सर, हाँ शिवहर का है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? 10 टाइम्स ज्यादा है। किससे? बिहार के एवरेज। बिहार का एवरेज कितना है? 1106। 10 टाइम्स मतलब 11,000? जहाँ तक याद आ रहा है सर। नहीं उतना नहीं, वो 2000 से थोड़ा सा कम है। ठीक है। ये बताएं कि प्रति व्यक्ति जो आय है उसके आधार पर हम किस जिले को कह सकते हैं कि सर्वाधिक संपन्न है? पटना है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे का याद नहीं पर सिवान या। ठीक है। सबसे कम कितना, सबसे गरीब जिला कौन सा है? वो शिवहर ही है। शिवहर सबसे गरीब जिला है? नहीं। ओ सॉरी सर। अच्छा ये बताएं कि जो भारत सरकार का आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, इसमें पूरे भारत में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 115 थे सर। जहाँ 15 या 14? 14 सर। 114-15 में। ठीक है। उसमें से कितने बिहार में है? जहाँ तक याद आ रहा है सर 6 है या 8 है सर। वो डेटा भी सर याद नहीं। अच्छा ठीक है। ये बताइए श्रवण, आप अपने पसंद का कोई प्रश्न बताइए जो हम आपसे पूछें, जो आपको लगता है कि पूछा जाना चाहिए जो हम पूछ नहीं पाए आपसे। सर वो हॉबी से रिलेटेड ही पूछ सकते हैं, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे जॉब से रिलेटेड पूछ सकते थे। अच्छा तो जॉब आपने किया है इंजीनियर के रूप में, सीनियर इंजीनियर, तो क्या लगा आपको? जॉब तो आपसे पूछा ही था कि क्यों जॉब छोड़ दिया? हाँ आपको जॉब लगभग तो सर पूछ लिया आपने। 6 साल जॉब आपने किया, उसमें सबसे अच्छा अनुभव क्या था आपका? उसमें सर सबसे अच्छा लगा मुझे कि टीम लीड करना। जब मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि तुम्हें ना एज अ टीम लीड बनाया जाता है और एक कंपनी के साथ टाइप करके वहाँ पे भेजा गया, तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। चलिए ठीक है श्रवण, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। आइए श्रवण बैठिए। थैंक यू। इंटरव्यू के स्तर पे बीपीएससी में आप पहली बार पहुंचे, पहले भी इंटरव्यू दिया है? तो पहली बार देने जा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? तैयारी कैसी लग रही है? तो थोड़ा फैक्चुअल पे कमांड कम है। नहीं ठीक है, कमांड व्यक्तिगत तो परीक्षा है, खाली फैक्चुअल नॉलेज है नहीं, बाकी सब चीज़ें कोशिश तो कर रहा हूँ सर। नहीं अच्छा है। देखिए आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, विश्लेषण वगैरह बहुत अच्छा है,
एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा ठीक है, ड्रेस सेंस भी ठीक है, टाई बैठते समय ध्यान रखिएगा थोड़ा सीधा रखिएगा। अच्छा। एक नज़र मतलब बैठते बैठते एक बार ऐसे हाथ कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत विनम्र व्यक्ति हैं आप, विनम्रता की कुछ सीमाओं से ज़्यादा विनम्र है। कभी कभी लगता है कि आपके चेहरे पर दैन्य भाव रहता है, तो वैसा उतना विनम्र नहीं होना, विनम्र रहना है लेकिन साथ में थोड़ा मुखर भी होना ज़रूरी है, ठीक। थोड़ा और असर्टिव बनना ज़रूरी है, थोड़ा और प्रखरता के साथ जवाब दे। आपके जवाब की गुणवत्ता बड़ी अच्छी रहती है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे आपके बड़े अच्छे हैं, लेकिन अभिव्यक्ति ऐसा लगता है कि आप डर डर के बोल रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, जिसका कोई कारण नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, मुखर होकर दीजिए, असर्टिवली दीजिए, प्रखर जवाब दीजिए, थोड़ी सा आवाज़ ऊंचा करके दीजिए ताकि उससे लगे कि आपको अपना आत्मविश्वास भी है अपने जवाब पर, ठीक है। चेहरा आप प्रफुल्लित रहें, थोड़ा सा स्माइल करते हुए जवाब दें, थोड़ा सा जीवंत चेहरा बना के रखें। और चूँकि भूगोल वैकल्पिक विषय है तो इसलिए भूगोल पे अपेक्षित डे टू डे लाइफ में जो भूगोल जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ पूछ सकते हैं। आपने ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब सही दिए। बिहार के भूगोल को स्पेसिफिकली देख लीजिए एक बार, उसके विभिन्न जो आयाम है, भौगोलिक क्लाइमेटिक बेल्ट हैं, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हिल्स हैं, छोटे मोटे हिल्स, बड़े हिल्स, सब देख लीजिएगा। और क्रॉप स्ट्रक्चर जो है उसमें फिर बायोफ्यूल पॉलिसी वगैरह जो आ रहा है वो सब आशा आप देख ही लेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर भी रहे हैं तो उससे प्रशासन में क्या सबक मिल सकता है, क्या फ़ायदा उठा सकते हैं आप, ये सब भी देखना चाहिए। हम लोगों ने जिस तरह के, चूँकि सीमित समय जितने सारे सवाल हम लोग बना सकते थे उसमें लगभग सभी जगह आप ठीक ठीक जवाब दे रहे थे, संतोषजनक उत्साहवर्धक जवाब थे। किसी जवाब में आपने कोई बड़ी गलती नहीं की, या आपने लैक ऑफ इंटीग्रिटी जो होता है कि आप बौद्धिक बेईमानी कर रहे हैं या बौद्धिक ईमानदारी की कमी है, वैसा भी कहीं शक या संदेह नहीं हुआ। आप जो जान रहे थे वो बता रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। पर्यावरण दिवस पे आपसे अलग से सवाल क्यों पूछ सकते हैं? सर बर्थडे है मेरा उस दिन। हाँ, तो उसका बैकग्राउंड वगैरह सब पर्यावरण का पढ़ रखा है, आजकल चर्चा में है, COP28 वगैरह सब आपको पता ही होना चाहिए। तो ठीक है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, हमें आशा है कि आपको अच्छे अंक आएंगे। बस उन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए जो बातें आपको बताई गई, ठीक है। पूरे विश्वास के साथ दीजिए, आराम से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।